हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैविक वर्गीकरण के पार्ट 5 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा बच्चों, हमने मोनेरा जगत पूरा कंप्लीट कर लिया था। मोनेरा जगत के साथ साथ हमने 2 डोमेन्स भी देख लिए थे, आर्की जीवाणु और यू जीवाणु। तो आज हम फिर एक नया जगत, कौन सा? बिल्कुल प्रोटिस्टा। मतलब आज हम किसकी बात करेंगे भाई? नए जगत यानी किंगडम प्रोटिस्टा की। ठीक है, तो हम लोग मोनेरा जगत देख चुके थे। अब आर.एच. विटेकर के हिसाब से जो दूसरा जगत है वो कौन सा है? प्रोटिस्टा जगत। जगत तो ये प्रोटिस्टा है, लेकिन इसका डोमेन, हां, इसका डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों? यूकैरियोट्स। ठीक है, 3 ही डोमेन थे, फिर बता रहा हूं बार बार, 3 डोमेन्स थे। पहला डोमेन आर्की बैक्टीरिया, दूसरा डोमेन यू बैक्टीरिया। ये दोनों डोमेन प्रोकैरियोट्स के थे। तो तीसरा डोमेन यूकैरियोट्स का कहां से प्रारंभ होगा? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ेंगे, फिर फंगाई पढ़ेंगे, फिर प्लांट पढ़ेंगे, फिर एनिमल पढ़ेंगे। ये चारों जगत जो हैं, चारों किंगडम जो हैं, उनका डोमेन क्या रहेगा? यूकैरियोट्स रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटिस्टा जगत में कौन से जीवों को सम्मिलित किया गया है? तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों, इनमें यूकैरियोट्स तो होंगे, लेकिन प्रोटिस्टा जगत में सभी के सभी एक कोशिकीय यूकैरियोट सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जगत में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोट सम्मिलित होते हैं, है ना भाई? तो एक कोशिकीय यूकैरियोट्स किसमें सम्मिलित होंगे? प्रोटिस्टा जगत में। तो प्रोटिस्टा जगत में है तो सारे जीव यूकैरियोट्स होंगे, और यूकैरियोट्स के साथ साथ एक कोशिकीय, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। तो सारे के सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स ही किसमें शामिल होंगे? प्रोटिस्टा जगत में। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, 5 जगत बच्चों, मोनेरा जगत था, प्रोटिस्टा है, आगे कवक आएगा, पादप आएगा, जंतु आएगा। इन 5 जगत में से यदि ऐसा कोई जगत है जिसकी सीमाएं निर्धारित नहीं है, तो वो भी कौन सा जगत है? प्रोटिस्टा। क्या मतलब है सर कि ये प्रोटिस्टा जगत की सीमाएं निर्धारित नहीं है? अभी समझिए। क्लोरेला, आपने नाम सुना होगा बच्चों, क्लोरेला और क्लमाइडोमोनास, है ना? क्लोरेला और क्लमाइडोमोनास ये बच्चों हरित शैवाल होती हैं। ये दोनों क्या हैं? हरित शैवाल हैं। और हरित शैवाल है ना बच्चों, इसका मतलब एक तरह के पादप हैं, क्योंकि शैवाल, हरित शैवाल, भूरी शैवाल, लाल शैवाल, इनको हम पादपों में रखते हैं। सही। अच्छा, अमीबा और पैरामीशियम, है ना? अमीबा और पैरामीशियम, ये तो आपको मालूम ही होगा, ये सभी क्या है? जंतु या एनिमल्स। तो क्लोरेला और क्लमाइडोमोनास तो हरित शैवाल है यानी पादप है, और अमीबा और पैरामीशियम तो जंतु हैं। तो हिसाब से अमीबा और पैरामीशियम जंतु हैं, तो इनको जंतु जगत में रखना चाहिए। क्लोरेला और क्लमाइडोमोनास हरित शैवाल है, तो इनको पादप जगत में रखना चाहिए। लेकिन क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास ये भी एक कोशिकीय यूकैरियोट्स हैं, और अमीबा और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय यूकैरियोट्स हैं। तो कहने के लिए तो ये पादप और जंतु हैं, पादप जगत और जंतु जगत में रखना चाहिए, लेकिन विटेकर ने क्या किया? विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम, इन सब को कहां पे स्थान दे दिया? प्रोटिस्टा में।
यह सवाल भी आ रखा है नीट में सवाल आ रखा है कि क्लोरेला और क्लमाइडोमोनास को 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर कहां स्थान दिया गया है। और काफी स्टूडेंट उसमें गलती करके आए थे, पादप जगत पादप जगत पादप जगत, क्योंकि ये सब हरित शैवाल हैं। हरित शैवाल तो हम पादप जगत में पढ़ते हैं। बिल्कुल सही, ये हरित शैवाल हैं। हरित शैवाल पादप जगत में आती है, लेकिन एक अपवाद या सीमाएं निर्धारित क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक कोशिकीय यूकेरियोट है। आज अमीबा और पैरामीशियम ये भी तो प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ तो जंतु में रखने चाहिए, लेकिन एक कोशिकीय यूकेरियोट्स है। तो पादप जंतु, जितने भी पादप और जंतु, यदि वो एक कोशिकीय यूकेरियोट्स हैं, तो 5 जगत के आधार पर उनको कहां पर स्थान दिया गया है? प्रोटिस्टा में। तो जो क्वेश्चन था ना कि क्लोरेला और क्लमाइडोमोनास को 5 जगत में कहां पर स्थान दिया गया है, तो उत्तर पादप जगत नहीं होगा, उत्तर प्रोटिस्टा जगत होगा। तो यही याद रखना है। एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ भी है। एनसीईआरटी में एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि प्रोटिस्टा जगत एकमात्र ऐसा जगत है जिसकी सीमाएं निर्धारित नहीं है। सीमाएं निर्धारित क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमने पादपों को भी डाला हुआ है, जंतुओं को भी डाला हुआ है। कौन से पादप, कौन से जंतुओं को डाला हुआ है? जो एक कोशिकीय यूकेरियोट्स हैं। तो जितने भी एक कोशिकीय यूकेरियोट्स हैं, हां, क्लोरेला क्लमाइडोमोनास को हम पढ़ेंगे तो हरित शैवाल में, पादप जगत में उनके लक्षण देखेंगे, लेकिन प्रश्न आ जाए 5 जगत के आधार पर स्थान किसमें दिया गया है, तो वो प्रोटिस्टा जगत में है ना भाई। तो लिखे क्या है नेक्स्ट पॉइंट? हां, प्रोटिस्टा जगत में क्या लिखना है? प्रोटिस्टा जगत की सीमाएं निर्धारित नहीं है, अर्थात एक कोशिकीय शैवाल जैसे क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास एवं एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा, पैरामीशियम को कहां पर स्थान दिया गया है? प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। यही याद रखना है। तो क्लोरेला क्लोमाइडोमोनास कहने के लिए तो ये हरित शैवाल हैं, अमीबा पैरामीशियम कहने के लिए तो जंतु हैं, लेकिन ये सब एक कोशिकीय यूकेरियोट्स हैं। सब एक कोशिकीय यूकेरियोट्स हैं। तो 5 जगत के आधार पर स्थान कहां दिया गया है? प्रोटिस्टा जगत में। 5 जगत के आधार पर किसमें स्थान दिया गया है? प्रोटिस्टा जगत में। तो सीमाएं निर्धारित क्यों नहीं है? क्योंकि पादप जंतु सबको प्रोटिस्टा में रखा गया है। किस आधार पर? कि वो एक कोशिकीय यूकेरियोट्स हैं। एक कोशिकीय यूकेरियोट्स हैं, तो उनको किसमें स्थान दे दिया गया? प्रोटिस्टा में। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, प्रोटिस्टा जगत जो है ना, प्रोटिस्टा जगत में किनको शामिल किया गया है? सभी एक कोशिकीय यूकेरियोट्स को। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जगत में किसको स्थान दिया गया है भाई? एक कोशिकीय यूकेरियोट्स को स्थान दिया गया है। तो एक कोशिकीय यूकेरियोट्स के लक्षण क्या हो गए? प्रोटिस्टा जगत में कौन से जीव हैं, कौन से जंतु हैं जो एक कोशिकीय यूकेरियोट्स? तो यूकेरियोट्स हैं, इनका मतलब इनके लक्षण क्या क्या हो गए भाई?
इनमें सुविकसित केंद्रक होगा। सुविकसित केंद्रक के साथ साथ झिल्ली युक्त कोशिकांग होंगे। है ना भाई। प्रोकैरियोट्स में हमने जो पूरे मोनेरा जगत पढ़ा, आर्की जीवाणु, यू बैक्टीरिया, बीजीए, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, किसी में सुविकसित केंद्रक या झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं था। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग, सुविकसित केंद्रक इनमें होगा। ठीक है। दूसरा, इनका काय संगठन एक ही कोशिका है। एक ही कोशिका है तो इनमें जीव द्रव्य स्तर का काय संगठन है ना। जीव द्रव्य स्तर का काय संगठन है, यानी एक कोशिकीय जीव है। ठीक है। फिर तीसरी चीज, फिर तीसरा लक्षण क्या होगा? एक कोशिकीय जीव हैं। अगर ये एक ही कोशिका से बने हुए हैं तो पाचन कोशिका के भीतर होगा। इनमें पाचन क्या होगा बच्चों? इंट्रासेल्यूलर, अंतराकोशिकीय। है ना भाई। कोशिका के भीतर होगा पाचन, यानी इंट्रासेल्यूलर कहेंगे। फिर इनमें श्वसन और उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग तो हो नहीं सकते। एक कोशिका से बने हुए हैं तो इनमें श्वसन हुआ या उत्सर्जन हुआ वो विसरण के द्वारा काय सतह से होगा। एक ही कोशिका है तो विसरण से गैस अंदर बाहर लेंगे और विसरण के द्वारा ही उत्सर्जित पदार्थों को निष्कासित करेंगे। तो श्वसन व उत्सर्जन काय सतह से विसरण द्वारा। है ना भाई। कोई विशेष अंग तो हो नहीं सकते, एक कोशिकीय हैं। फिर गमनांगों के रूप में पांचवा बिंदु, गमनांग इनमें क्या होंगे? सीलिया और फ्लैजिला। गमनांग क्या होंगे इनमें बच्चों? सीलिया और फ्लैजिला। और जनन यूकैरियोट्स हैं तो इनमें अलैंगिक व लैंगिक जनन दोनों उपस्थित होगा। है ना भाई। अलैंगिक एवं लैंगिक जनन दोनों उपस्थित। ठीक है। तो ये तो कुछ सामान्य लक्षण हो गए किसके? हमने प्रोटिस्टा जगत के। ठीक है। तो प्रोटिस्टा जगत में क्या शामिल है, इधर वापस देख लेंगे। प्रोटिस्टा जगत में सारे एक कोशिकीय यूकैरियोट्स हैं। कोई भी यूकैरियोट है और वो एक कोशिकीय है तो उनको 5 जगत के आधार पर प्रोटिस्टा में रख दिया। अब जितने भी एक कोशिकीय यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट होते ही विकसित केंद्रक होगा, झिल्ली युक्त कोशिकांग होंगे। एक ही कोशिका है तो जीव द्रव्य स्तर का संगठन हो गया। पाचन की प्रक्रिया कोशिका के भीतर ही होगी, यानी अंतराकोशिकीय या इंट्रासेल्यूलर। श्वसन उत्सर्जन जो होगा वो सिंपल काय सतह से ही होगा, विसरण के द्वारा होगा, कोई विशिष्ट अंग नहीं है। फिर गमनांग के रूप में इनमें सीलिया और फ्लैजिला होगा और अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों देखा जाएगा। लैंगिक जनन भी क्यों देखा जाएगा? क्योंकि अब यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स में, पूरे मोनेरा जगत में वास्तविक लैंगिक जनन नहीं था। अब ध्यान से बच्चों, अब जब हम प्रोटिस्टा जगत पढ़ेंगे, तो प्रोटिस्टा जगत में क्या क्या उदाहरण पढ़ने हैं तो ध्यान देंगे। प्रोटिस्टा में हम 5 बिल्कुल क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स
स्लाइम मोल्ड्स, अब ये यहां पर नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं बच्चों, स्लाइम मोल्ड्स और पांचवे प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जगत में भाई, प्रोटिस्टा जगत में हम 5 उदाहरण पढ़ेंगे, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, ये सब किस में शामिल हैं? प्रोटिस्टा में। मतलब ये सब के सब क्या हैं? एक कोशिकीय यूकैरियोट्स। सब के सब क्या हैं? एक कोशिकीय यूकैरियोट्स। अब देखो बच्चों, वैसे तो विस्तार में इनके लक्षण देखेंगे, क्राइसोफाइट्स हम अलग पढ़ेंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स के लक्षण पढ़ेंगे, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, इन सब के विस्तार में लक्षण तो देखेंगे, लेकिन एक शुरुआत में कैसे लक्षण याद रखने हैं वो मैं बता देता हूं। ठीक है, कैसे कैसे शामिल हैं भाई, इधर देखेंगे। क्राइसोफाइट्स, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। ठीक है, ये 5 अपने पास हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, सुनो बच्चों, कैसे याद रखना है वो बता रहा हूं। इसमें क्राइसोफाइट्स जो है ना बच्चों, वो सभी स्वपोषी होंगे, यानी प्रकाश संश्लेषी होंगे। याद है, पोषण अपन ने देखा था प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में अपन ने देखा था कि ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं, पादप समान और जंतु समान दोनों तरह का पोषण होगा। तो पहले दो ऐसे, एक मिनट, तो कैसे याद रखोगे बच्चों, पहले दो क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट जो हैं वो दोनों हैं स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषी। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स तो स्वपोषी हैं यानी प्रकाश संश्लेषी हैं। यूग्लिनॉइड जो है ना बच्चों, वो मिक्सोट्रोफिक है। मिक्सोट्रोफिक का मतलब है मिश्रित पोषण है उसमें। मिश्रित कैसे भाई? मिश्रित का मतलब ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, हम पढ़ेंगे। जब इनको प्रकाश उपलब्ध होता है तो ये प्रकाश संश्लेषी, और जब प्रकाश उपलब्ध नहीं होता तो ये विषम पोषी भी बन जाती है। तो यूग्लिनॉइड्स जो है ना, उनमें कैसा पोषण है? मिश्रित। प्रकाश संश्लेषी भी होती है जब प्रकाश उपलब्ध होगा, और प्रकाश उपलब्ध नहीं होगा तो ये विषम पोषी भी बन जाते हैं, है ना। और अगले दो जो हैं स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ, ये आपको याद रखना है, विषम पोषी हैं। ठीक है, तो पोषण के आधार पर हमने देखा था स्वपोषी विषम पोषी दोनों होंगे। तो प्रोटिस्टा जगत में क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स ये दोनों स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषी होते हैं। बीच वाला जो यूग्लिनॉइड है ये मिश्रित पोषण दर्शाता है, प्रकाश उपस्थित होने पर प्रकाश संश्लेषी भी होगा, और प्रकाश उपस्थित ना हो तो विषम पोषी भी होगा। और अगले दो जो हैं स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ केवल क्या होंगे? विषम पोषी होंगे। ठीक है, तो ये पोषण के आधार पर आपको याद रखनी है। फिर एक और चीज याद रख सकते हो, आगे बताऊंगा। शुरुआत के दो जो स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषी है ना, क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स, इनमें कोशिका भित्ति होगी, और बाकी के तीन जो हैं यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होगी। शुरुआत में लिखाया था ना कि प्रोटिस्टा में कुछ ही जीवों में कोशिका भित्ति होती है, तो पहले दो में कोशिका भित्ति होगी, और यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ जो अगले तीन हैं उसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी। ठीक है,
तो अब एक एक करके देखना है भाई, है ना। है तो आपके पास प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, तो एक लक्षण यहां पर भी लिख देंगे। क्या लिख सकते हो? इन दोनों में कोशिका भित्ति उपस्थित और बाकी तीनों जो हैं यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ, इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित। है ना। तो सामान्य लक्षण में पोषण और भित्ति जरूर याद रखना है। क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स ये प्रकाश संश्लेषी भी हैं, स्वपोषी भी हैं और इनमें कोशिका भित्ति भी होगी। यूग्लिनॉइड्स तो मिश्रित पोषण दर्शाता है, प्रकाश संश्लेषण भी दर्शाता है और विषमपोषी भी होता है, लेकिन इनमें कोशिका भित्ति नहीं होगी। और स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ जो है ये विषमपोषी होते हैं और इनमें कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो अपन ने सामान्य लक्षणों की बात कर ली प्रोटिस्टा में कि भाई क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ, कोशिका भित्ति और पोषण। अब हम विस्तार में किसकी बात करेंगे भाई? विस्तार में अब हम क्राइसोफाइट्स की बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बच्चों किसकी बात करेंगे? क्राइसोफाइट्स की। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हम क्राइसोफाइट्स की बात करेंगे। ये क्राइसोफाइट्स का जो आवास है, हां, ये है जलीय। ठीक है, क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? जलीय। जलीय मतलब ये शुद्ध व लवणीय जल दोनों में होते हैं। ठीक है, फिर क्राइसोफाइट्स की पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, क्राइसोफाइट्स में कौन सम्मिलित होगा? तो इसमें आपके पास सुनहरी शैवाल, गोल्डन एल्गी, डायएटम्स और डेस्मिड्स जैसे जीव सम्मिलित होंगे। है ना भाई। तो ये जो क्राइसोफाइट्स है ना, क्राइसोफाइट्स में कौन कौन से जीव आएंगे? एक तो सुनहरी शैवाल जिसे गोल्डन एल्गी कहते हैं, डायएटम्स और डेस्मिड्स। ये प्रकार के जीव किसमें सम्मिलित होंगे? क्राइसोफाइट्स। अब आवास जलीय है, गोल्डन एल्गी, डायएटम्स, डेस्मिड सब इसमें शामिल है क्राइसोफाइट्स में। सबसे पहले तो सभी के सभी क्या होंगे? सभी प्रकाश संश्लेषी हैं। है ना भाई। सभी के सभी प्रकाश संश्लेषी या स्वपोषी हैं और समुद्र या ओशंस में मुख्य उत्पादक ही यही होते हैं। है ना। तो ओशंस में जो मुख्य उत्पादक हैं वो कौन से होते हैं? क्राइसोफाइट्स। सभी प्रकाश संश्लेषी हैं, सभी अपना भोजन खुद बनाएंगे, सभी स्वपोषी हैं और समुद्र या ओशंस में मुख्य उत्पादक भी क्राइसोफाइट्स होंगे। तो इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक होंगे। वर्णक क्या होंगे इनमें? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ैंथोफिल्स। तो इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक, क्लोरोफिल ए तो याद है सार्वत्रिक यूनिवर्सल पिगमेंट था। सभी प्रकाश संश्लेषी जीवों में क्लोरोफिल ए होता है। तो क्लोरोफिल ए होगा इनमें, लेकिन इनमें क्लोरोफिल बी नहीं है। ए के बाद क्या है? क्लोरोफिल सी और क्या उपस्थित है? ज़ैंथोफिल्स। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल्स, ये वर्णक आपको किस में मिलेंगे? क्राइसोफाइट्स में। तो सभी के सभी क्या हो गए? प्रकाश संश्लेषी। अब ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं ना बच्चों, गोल्डन एल्गी, डायएटम्स, ये बहुत मजबूत होते हैं। हां, मतलब अगर आप इनके ऊपर पैर भी रख दो, इनको वैसे कुचलने की कोशिश करो ना,
तो इनको कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति इतनी मजबूत होती है ना। तो नेक्स्ट लक्षण देखें इनके क्राइसोफाइट्स के। तो क्राइसोफाइट्स का नेक्स्ट लक्षण जो है वो है कोशिका भित्ति। ये अपने घरों में बच्चों साबुन होता है ना, सोप, साबुन देखा होगा आपने, साबुन का एक सोप बॉक्स होता है, या सोप बॉक्स छोड़ो, अपने जूतों का जो डब्बा होता है जिसमें शूज आते हैं, है ना, कैसे होते हैं वो? कुछ इस तरह से होते हैं डब्बा, हाँ इस तरह से ये, और अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर ये इसकी क्या है? कोशिका भित्ति है भाई। हाँ, कोशिका भित्ति है, इसके अंदर आपको जीव मिलेगा भाई। इसके अंदर क्या पाया जाता है? डायएटम, मतलब ये है वो डायएटम जीव। तो ये किसके अंदर है? एक कोशिका भित्ति के अंदर इस तरह से होता है। तो कोशिका भित्ति जो है ना बच्चों, वो किस रूप में होती है? वो एक सोप बॉक्स के रूप में है, और उसमें दो आवरण है बच्चों, दो थैका है ना, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। और इस कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज तो होगा, सेल्यूलोज के साथ सिलिका उपस्थित होता है ना। इतने मजबूत क्यों होते हैं? ये टूटते नहीं हैं, क्रश नहीं हो सकते, बिखर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो इनकी कोशिका भित्ति है, इसमें सेल्यूलोज के साथ साथ सिलिका है, और क्योंकि इसमें सेल्यूलोज के साथ सिलिका होता है, इसलिए इनकी कोशिका भित्ति नष्ट नहीं हो सकती। इस कारण इनकी कोशिका भित्ति नष्ट नहीं हो सकती, और उसे हम क्या कहते हैं? काइसिल गोर या डायएटोमेशियस अर्थ। तो क्या है भाई यहां पर? सिलिका के कारण कोशिका भित्ति नष्ट नहीं हो सकती, है ना। तो सिलिका के कारण इनकी कोशिका भित्ति नष्ट नहीं हो सकती, और इसे किस नाम से जानते हैं? डायएटोमेशियस अर्थ या काइसेल गूर। तो सिलिका के कारण कोशिका भित्ति नष्ट नहीं हो सकती, और इसे क्या कहते हैं? डायएटोमेशियस अर्थ या काइसेल गोर कहते हैं। तो यही इसका विशेष लक्षण है। कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज है, लेकिन सेल्यूलोज के साथ सिलिका है, और किस रूप में व्यवस्थित होती है? इमेजिन करना आप, जो जूतों का जो बक्सा होता है शूज का, उसके जैसा। तो दो आवरण है, दो थैका है, और इसमें सिलिका है। सिलिका के कारण इसकी कोशिका भित्ति नष्ट हो ही नहीं सकती, और उसे क्या कहते हैं? डायएटोमेशियस अर्थ या काइसेल गोर। फिर इनका यूज क्या होता है भाई? भित्ति हो गया, पोषण देख लिया। हां, अब इनका यूज किसमें होता है? इनका यूज होता है बच्चों स्टोन पॉलिशिंग में, हां, फिर ऑयल फिल्ट्रेशन में, साउंड प्रूफिंग में। तो इन सब जगह, ठीक है, ये साउंड प्रूफिंग में पेंट किया जाता है ना दीवारों पर, ताकि आवाज ना आए। तो साउंड प्रूफिंग, ऑयल फिल्ट्रेशन, स्टोन पॉलिशिंग में क्या किनका यूज किया जाता है? इनका यूज किया जाता है। अच्छा, अब ये जितने भी क्राइसोफाइट्स हैं बच्चों, ये सब द्विगुणित होते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, अब यूकैरियोट्स आ गए ना, यूकैरियोट्स आएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन द्विगुणित हैं, कौन अगुणित हैं। प्रोकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, पूरा मोनेरा जगत, वो सब अगुणित होते हैं सारे प्रोकैरियोट्स, क्योंकि उनमें लैंगिक जनन होता ही नहीं है।
तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी मोनेरा जगत हैं, सब अगुणित थे। अब यहां पर हमने किसकी बात की है? क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? द्विगुणित। तो क्या उदाहरण देखे भाई क्राइसोफाइट्स के लक्षण वापस। क्राइसोफाइट सारे जलीय हैं, शुद्ध और लवणीय जल में पाए जाएंगे। शुद्ध और लवणीय जल में पाए जाएंगे। कौन कौन शामिल होगा इनमें? सुनहरी शैवाल, डायटम्स, डेस्मिड्स। डेस्मिड्स भी डायटम्स जैसे ही होते हैं बच्चों, ठीक है। फिर ये सभी के सभी क्या होंगे? प्रकाश संश्लेषी। पहला विशेष लक्षण याद रखना है, सब प्रकाश संश्लेषी हैं, स्वपोषी हैं। समुद्र में या ओशंस में मुख्य उत्पादक इन्हें कहेंगे। वर्णक कौन से हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ैंथोफिल्स ए और सी। फिर पोषण के बाद इनकी भित्ति याद रखनी है। भित्ति बिल्कुल विशेष प्रकार की भित्ति है भाई, है ना, साबुन के डब्बे के जैसी या जो जूते होते हैं उनके बक्से की जैसी इनकी भित्ति है। सेल्यूलोस है, सेल्यूलोस के साथ उसमें सिलिका पाया जाता है और इस कारण सिलिका के कारण इनकी कोशिका भित्ति नष्ट नहीं होती। उसे डायटोमीशियस अर्थ या काइसिल गुड़ कहेंगे। यूज किस में होगा? स्टोन पॉलिशिंग, ऑयल फिल्ट्रेशन, साउंड प्रूफिंग में। और ये सभी के सभी क्या होंगे? डिप्लॉइड या द्विगुणित होते हैं, ठीक है। तो ये हमने किसकी बात कर ली भाई? पहले क्राइसोफाइट्स की, ठीक है। प्रोटेस्टा में हमने सबसे पहले किसके लक्षणों की बात की है? क्राइसोफाइट्स। अब क्राइसोफाइट्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएंगे? डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड प्रोटेस्टा में क्या आ जाते हैं? डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। अब सबसे पहले वही आवास की बात करें तो ये भी जलीय होते हैं, लेकिन मुख्यतः ये लवणीय जल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः लवणीय जल में कौन मिलेंगे? डायनोफ्लैजिलेट्स मिलते हैं। अब वही आवास तो हो गया, मुख्यतः लवणीय जल, डायनोफ्लैजिलेट्स। अब लक्षणों की बात करें तो ये भी सभी के सभी प्रकाश संश्लेषी या स्वपोषी होंगे। सभी प्रकाश संश्लेषी या स्वपोषी होते हैं। और सभी प्रकाश संश्लेषी और स्वपोषी हैं तो इनमें भी वर्णक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ैंथोफिल्स, है ना। सेम वर्णक है भाई, जो आपके क्राइसोफाइट्स में है वही आपके डायनोफ्लैजिलेट्स में है। दोनों स्वपोषी, दोनों प्रकाश संश्लेषी, दोनों में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल्स। फिर भित्ति आ जाएगी। नेक्स्ट लक्षण क्या है? कोशिका भित्ति, इसमें भी है। अब इसमें भी कोशिका भित्ति है, लेकिन कोशिका भित्ति सिंपल सेल्यूलोज की पट्टियों से बनी है। ठीक है, कोई ऐसा विशेष लक्षण इनकी भित्ति में नहीं है जैसा डायटम्स में था। क्राइसोफाइट्स में तो आपके पास दो ऐसे ढक्कन थे, दो थैका था, सेल्यूलोज के साथ सिलिका था, ऐसा कोई तामझाम नहीं। सिंपल कोशिका भित्ति किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज की पट्टियों से। तो याद रखना, कोशिका भित्ति डायनोफ्लैजिलेट्स में भी है, क्राइसोफाइट्स में भी है, दोनों में सेल्यूलोज है, लेकिन सिलिका और सोप के बॉक्स जैसा आकार केवल क्राइसोफाइट्स में मिलेगा। इनमें डायनोफ्लैजिलेट्स में तो सिंपल कोशिका भित्ति है, सेल्यूलोज की पट्टियों से निर्मित। अब इनमें एक बहुत विशेष लक्षण मिलता है। देखो भाई, ये तो है यूकैरियोट्स, सही बात। यूकैरियोट्स है मतलब इनमें सुविकसित केंद्रक है, सुविकसित केंद्रक है और इनका जो डीएनए है वो केंद्रक के भीतर होगा। यूकैरियोट्स का लक्षण है। प्रोकैरियोट्स के अंदर तो डीएनए जो होता है वो कोशिका द्रव्य में ही रहता है, यहां पर इनका डीएनए केंद्रक के भीतर होगा, यूकैरियोट लक्षण। और हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होना चाहिए, है ना, हिस्टोन प्रोटीन होने चाहिए, हां या ना? हां, यूकैरियोट है, लेकिन इनमें नहीं होते। मतलब ये बीच के हैं,
इनमें यूकैरियोटिक लक्षण तो आ गया, विकसित केंद्रक आ गया, डीएनए केंद्रक के अंदर चला गया, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं बने। तो इनका डीएनए होता तो केंद्रक के भीतर है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा नहीं होता। इसीलिए इनको किस नाम से जानते हैं? मीजोकैरियोट्स। मतलब इनमें डीएनए केंद्रक के भीतर उपस्थित, ठीक है, डीएनए केंद्रक के भीतर उपस्थित है, परंतु हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते, है ना। तो पूरे यूकैरियोटिक लक्षण नहीं है, केंद्रक आ गया, डीएनए केंद्रक के अंदर चला गया, लेकिन इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। इसलिए हम इनको किस नाम से जानते हैं? मीजोकैरियोट्स के नाम से, है ना। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? मीजोकैरियोट्स। केंद्रक आ गया, केंद्रक के भीतर डीएनए चला गया, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, तो मीजोकैरियोट्स भी किसे कहेंगे? डायनोफ्लैजिलेट्स को। अब इनका नाम क्या है? डायनोफ्लैजिलेट्स। हां, मतलब इनमें दो फ्लैजिला होंगे, एक अनुदैर्ध्य होगा लंबा और एक अनुप्रस्थीय होगा। तो इनमें क्या पाया जाता है? नेक्स्ट लक्षण देखें तो डायनोफ्लैजिलेट्स, इनमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य का मतलब लॉन्गिट्यूडनल, है ना, लंबा, और एक अनुप्रस्थीय, ट्रांसवर्स। एक तो है लॉन्गिट्यूडनल और एक है ट्रांसवर्स। तो दो फ्लैजिला होंगे बच्चों, एक लंबा, एक अनुदैर्ध्य और एक अनुप्रस्थीय होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं? अधिकांश जीव अगुणित होते हैं। तो ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स है ना बच्चों, वैसे तो डायनोफ्लैजिलेट्स अगुणित होंगे, हैप्लॉइड, लेकिन इसमें एक अपवाद है। हां, अपवाद आपको याद रखना है, नॉक्टिल्यूका, वो द्विगुणित या डिप्लॉइड होता है, ठीक है। बाकी तो डायनोफ्लैजिलेट्स अगुणित हैं, लेकिन नॉक्टिल्यूका क्या होता है? अपवाद या 2n होता है, ठीक है। अब सब महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहां से। अब इनमें क्या क्या महत्व याद रखने हैं? सबसे पहले तो इनके अंदर गोनियोलॉक्स होता है, ठीक है। गोनियोलॉक्स क्या है भाई? गोनियोलॉक्स एक डायनोफ्लैजिलेट है जो जल में बहुत तेजी से विभाजन करता है, बहुत तेजी से जल में यह विभाजन करता है, बहुत तेजी से यह प्रवर्धन करता है, और इस कारण ये लाल तरंगे, रेड टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो गोनियोलॉक्स तेज दर से वृद्धि करता है, और इसलिए ये जल में किसका कारण है? रेड टाइड्स का कारण है, ठीक है। तो ये जो लाल तरंगे उठती है ना समुद्र में लाल तरंगे या रेड टाइड्स उठती हैं, तो रेड टाइड्स का कारण क्या होता है? ये गोनियोलॉक्स डायनोफ्लैजिलेट। उसके अलावा दो और, हां, जिम्नोडीनियम और यही गोनियोलॉक्स, ये जो दोनों डायनोफ्लैजिलेट हैं, ये दोनों एक विषाक्त टॉक्सिन का निर्माण करते हैं, और ये विषाक्त टॉक्सिन किसको नुकसान पहुंचाता है? मछलियों को, समुद्र में जो मछलियां हैं उनको हानि पहुंचाते हैं। ये सब महत्व है इनके। डायनोफ्लैजिलेट्स क्या क्या कर रहे हैं? स्वपोषी हैं, हमने देख लिया, दो फ्लैजिला हैं, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की पट्टियों से बनी है, ठीक है। विशेष लक्षणों में क्या याद रखना है?
गोनियोलॉक्स जो है वो तेज दर से वृद्धि करता है समुद्र में और रेड टाइड्स का कारण होता है। और जिम्नोडीनियम और गोनियोलॉक्स जो हैं वो एक विषाक्त टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं जल में, और वो विषाक्त टॉक्सिन किसको हानि पहुंचाता है? मछलियों को हानि पहुंचाता है। एक और विशेष लक्षण रह गया, एक और विशेष लक्षण जो डायनोफ्लैजिलेट्स दर्शाते हैं। हां, डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो रात में चमकते हैं। ये जुगनू होते हैं ना, हां, जो रात में चमकते हैं। तो पानी में आपने देखा होगा समुद्र में लाइटें लगती हैं, वो जो जीव होते हैं जो रात में चमकते हैं वो ये डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। तो इनमें ये जैव प्रदीप्ति कहते हैं इसे, बायोल्यूमिनिसेंस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है? डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं क्या दर्शाते हैं? बायोल्यूमिनिसेंस। बायोल्यूमिनिसेंस को हम कहते हैं जैव प्रदीप्ति। मतलब ये रात में चमकते हैं। कैसे चमकते हैं भाई? ऐसा क्या होता है इनमें? कुछ नहीं, इनकी जो रासायनिक ऊर्जा है ना बच्चों, इनमें जो एटीपी या रासायनिक ऊर्जा होती है वो प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। हां, इनके अंदर एक एंजाइम होती है ल्यूसीफरिन। तो वो ल्यूसीफरिन एंजाइम का काम होता है कि रासायनिक ऊर्जा एटीपी को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। हम में नहीं है, हम नहीं चमकते रात में, ठीक है। हम में कोई लूसीफरिन एंजाइम नहीं है, ना कोई लूसीफरिन प्रोटीन है। इन जीवों में लूसीफरिन प्रोटीन होता है जो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और इस कारण ये रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो कौन सी लक्षण है ये भाई? बायोल्यूमिनिसेंस या जैव प्रदीप्ति दर्शाते हैं। तो ये चमकते हैं, तो इसीलिए इनका उदाहरण में ये जो नॉक्टिल्यूका है ना, इसी को फायर एल्गी कहते हैं। हां, वो आग जैसी निकलती, आग की लपटें निकलती है ना, वैसे दिखाई देती है, फायर एल्गी। और इसको पायरोफाइटा भी कहते हैं। पायरो का मतलब पता है ना बच्चों? पायरो, आग या फायर को हम लैटिन में पायरो कहते हैं। तो ये रात में ज्वलनशील मतलब चमकती हैं, या रात में आग की लपटों की जैसी दिखती हैं, इसलिए नॉक्टिल्यूका को क्या कहते हैं? फायर एल्गी कहते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें याद ही रखने वाली चीजें हैं। क्लासिफिकेशन में हमने क्राइसोफाइट्स देखा है, फिर हमने डायनोफ्लैजिलेट्स की बात की। डायनोफ्लैजिलेट्स के ये लक्षण तो याद ही रखने हैं। आवास ये मुख्यतः लवणीय जल में है, सभी प्रकाश संश्लेषी होंगे, वही प्रकाश संश्लेषी वर्णक होंगे जो क्राइसोफाइट्स में है। कोशिका भित्ति इसमें भी होगी और सेल्यूलोज की पट्टियों से बनी होगी। कोशिका भित्ति किससे बनी है? सेल्यूलोज की पट्टियां, कोई सिलिका विलिका या तामझाम नहीं। विशेष है, इनको मीजोकैरियोन कहते हैं। क्यों मीजोकैरियोट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि डीएनए तो केंद्रक के अंदर होगा, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे। और फिर तो अपन ने विशेष लक्षण देख ही लिए इनके। वृद्धि, तेज दर से वृद्धि कौन सा डायनोफ्लैजिलेट करेगा? गोनियोलॉक्स। किसका कारण है? रेड टाइड्स का। विषाक्त टॉक्सिन बनाएंगे जिम्नोडीनियम और गोनियोलॉक्स, मछलियों को हानि पहुंचाएंगे। और डायनोफ्लैजिलेट जो हैं वो रात में चमकते हैं। मैंने बताया किस कारण चमकते हैं? लूसीफरिन एंजाइम होती है इनके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा या एटीपी को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और क्योंकि ये रात में आग की लपटों के जैसे दिखाई देते हैं, इनको फायर एल्गी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली भाई? डायनोफ्लैजिलेट्स। फिर तीसरा हमारे पास क्या आता है? यूग्लिनोइड्स। तीसरे हमारे पास क्या आते हैं? यूग्लिनोइड्स। ठीक है, यूग्लिना वाला बिल्कुल सही। तो सबसे पहले इनका आवास, तो यूग्लिनोइड्स मुख्यतः भाई शुद्ध जल में मिलते हैं। ठीक है, जो क्राइसोफाइट्स थे वो शुद्ध और लवणीय जल दोनों में थे। क्राइसोफाइट्स तो शुद्ध और लवणीय जल दोनों में थे। डायनोफ्लैजिलेट्स मुख्यतः लवणीय जल में थे।
और यूग्लिनॉइड जो हैं वो मुख्यतः शुद्ध जल में होते हैं। अब पहला लक्षण, इनमें कोशिका भित्ति तो है नहीं। कोशिका भित्ति तो पहले दो में थी, डायनोफ्लैजिलेट्स और क्राइसोफाइट्स, यही वो दो प्रोटिस्टा थे जिसमें कोशिका भित्ति थी। यूग्लिना में कोशिका भित्ति नहीं होगी। तो इनमें कोशिका भित्ति तो नहीं होती बच्चों, लेकिन इनका जो सतह है ना कोशिका, वो एक प्रोटीन आवरण पेलिकल से घिरी रहती है। ठीक है, तो इनमें क्या है भाई, इनमें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति तो एब्सेंट है। कोशिका भित्ति तो इनमें नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति तो एब्सेंट है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं है तो इस कारण इनकी जो या एक प्रोटीन आवरण पेलिकल घेरे रखता है ना भाई। तो डायनोफ्लैजिलेट्स और क्राइसोफाइट्स की बात हो रही थी, उसमें तो कोशिका भित्ति थी। क्राइसोफाइट्स में कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज था और सिलिका था। डायनोफ्लैजिलेट्स की कोशिका भित्ति में केवल सेल्यूलोज था। अब यूग्लिना और आगे हम स्लाइम मोल्ड्स पढ़ेंगे, आगे प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, इनमें किसी में कोशिका भित्ति नहीं है। तो कोशिका भित्ति इनमें है नहीं। कोशिका भित्ति के स्थान पर इनमें एक प्रोटीन आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, पेलिकल। तो प्रोटीन आवरण पेलिकल आपको किस में मिलेगा, यूग्लिना में मिलेगा। फिर पोषण की बात करें, हां तो इनमें मिश्रित पोषण है भाई। और मिश्रित पोषण का मतलब है कि ये प्रकाश संश्लेषी भी है और विषम पोषी भी होती हैं। जब तक प्रकाश उपस्थित है, जब तक प्रकाश उपलब्ध है, प्रकाश संश्लेषी, जब प्रकाश नहीं मिलता तो विषम पोषी। मतलब इनमें पादप जैसा पोषण भी है, जंतु जैसा पोषण भी है। तो यही यूग्लिना या यूग्लिनॉइड्स पादप और जंतुओं के मध्य की संयोजक कड़ी है ना। तो इस कारण यूग्लिना पादप व जंतु के मध्य की संयोजक कड़ी, या जिसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। पादप और जंतु के बीच की कनेक्टिंग लिंक, पादप और जंतु के बीच का संयोजक कड़ी कौन है, यूग्लिना। किस कारण इनको पादप और जंतु के मध्य की संयोजक कड़ी कहा, पोषण के कारण। प्रकाश संश्लेषी भी है, पादप वाला पोषण भी है, विषम पोषी है मतलब होलोजोइक। हां, जंतु जैसा पोषण है भाई ये, होलोजोइक मतलब पहले भोजन का अंतःग्रहण फिर पाचन। तो जंतु जैसा पोषण भी है, पादप प्रकाश संश्लेषी मतलब होलोफाइटिक। तो दोनों पादप और जंतु दोनों जैसा पोषण दर्शाती हैं, इसलिए इनको पादप और जंतु के मध्य की संयोजक कड़ी कहा जाता है। तो यूग्लिना में भित्ति नहीं है, भित्ति के स्थान पर एक प्रोटीन आवरण पेलिकल है और मिश्रित प्रकार का पोषण देखा जाता है। फिर यूग्लिना में याद क्या रखना है, यूग्लिना में अगुणित केंद्रक होगा। याद क्या रखोगे, हां इसमें दो फ्लैजिला हैं, सुनो, एक बड़ा एक छोटा। तो आपको याद रखना है यूग्लिनॉइड्स में दो फ्लैजिला हैं भाई। दो फ्लैजिला का मतलब है एक बड़ा व एक छोटा। ठीक है, तो एक बड़ा और एक छोटा, दो फ्लैजिला आपको किस में मिलेंगे, दो फ्लैजिला आपको यूग्लिनॉइड्स में भी मिलेंगे। फिर क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, यूग्लिना में अगुणित केंद्रक होगा, ये अगुणित होंगे। उसके बाद ये शुद्ध जल में रहते हैं। याद क्या रखना है, हां
युग्लिना है तो क्या भाई, अगुणित है। और इनमें परासरण नियमन हेतु संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है ना। संकुचनशील रिक्तिका जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। याद है, यह भी हमने कोशिका की संरचना में पढ़ा था। जब हमने रिक्तिका या वैक्यूल्स पढ़े थे, तो रिक्तिका या वैक्यूल्स में हमने प्रकार या टाइप्स पढ़े थे। तो उसमें एक तो खाद्य रिक्तिका थी जो हमने अमीबा में पढ़ी थी, और जो भी शुद्ध जल वाले प्रोटिस्टा होते हैं। शुद्ध जल में प्रॉब्लम क्या होती है भाई, कोई भी जंतु अगर शुद्ध जल में होगा तो जल उसके अंदर आएगा ना, और जल अंतः परासरण से जब जंतु में प्रवेश करेगा तो वो फूलकर फट जाएंगे। किसी भी जंतु को या मछलियों को आप शुद्ध जल में डाल दो तो पानी उनके भीतर प्रवेश करेगा, पानी उनके भीतर प्रवेश करेगा तो वो फूलकर फट जाएंगे ना। तो युग्लिना को फटने से कौन रोकता है, भित्ति तो है नहीं इनमें, तो इनमें संकुचनशील रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, और यही संकुचनशील रिक्तिका अतिरिक्त जल अपने अंदर रख लेती है। तो जैसे ही ये युग्लिना रहता शुद्ध जल में है, शुद्ध जल में जब पानी भीतर प्रवेश करता है तो वो पानी संकुचनशील रिक्तिका में संग्रहित हो जाता है, और इस कारण युग्लिना को शुद्ध जल में फटने का डर नहीं रहता। ठीक है, तो युग्लिना अगुणित है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये शुद्ध जल में रहती है, शुद्ध जल में रहती है, इसलिए इसमें परासरण नियमन हेतु क्या है, संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है, और इनमें जो विभाजन है ना भाई, एक और चीज, युग्लिना में जो विभाजन होता है बच्चों, वो होता है अनुदैर्ध्य द्विविखंडन। भाई होगा तो इनमें द्विविखंडन, बाइनरी फिजन, लेकिन द्विविखंडन कैसे होता है, लंबवत होता है। मान लो ये एक युग्लिना है बच्चों, ठीक है, अगर ये एक युग्लिना है तो इनमें द्विविखंडन कैसे होगा, लंबवत तरीके से, लंबवत तरीके से इनमें द्विविखंडन होगा और युग्लिना दो में विभाजित हो जाती है। तो इनमें विभाजन किस प्रकार का होगा, लंबवत यानी अनुदैर्ध्य, ऊपर से नीचे की तरफ एक विभाजन होगा और युग्लिना दो में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो क्या क्या बिंदु आपको युग्लिनॉइड्स में याद रखने हैं भाई। ठीक है, युग्लिनॉइड्स में आवास, ये मुख्यतः शुद्ध जल में होंगे। फिर इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, लेकिन उसके स्थान पर प्रोटीन आवरण किसका होगा, पेलिकल का। मिश्रित भोजन है, याद रखना, ये प्रकाश संश्लेषी भी हैं और विषमपोषी भी हैं, इसलिए कनेक्टिंग लिंक है जंतु और पादप के बीच में। फिर दो फ्लैजिला होंगे, एक बड़ा और एक छोटा, अगुणित होंगे, परासरण नियमन में, शुद्ध जल में रहते हैं, इसलिए परासरण नियमन के लिए इनमें संकुचनशील रिक्तिका होगी, और विभाजन कैसा होगा, अनुदैर्ध्य। ठीक है, मैं फिर बताता रहता हूं बच्चों, हमेशा याद रखना, ये जैविक वर्गीकरण एक चैप्टर है। इस एक चैप्टर में मोनेरा भी दे रखा है, प्रोटिस्टा भी दे रखा है, कवक भी दे रखी है, विषाणु भी दे रखे हैं, सब एक चैप्टर में दे रखा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटेल तो जरूरत भी नहीं है, चैप्टर तो एक ही है, और एक चैप्टर से नीट में 2 या 3 प्रश्न ही बनते हैं। तो हम पढ़ तो कब से रहे हैं, मोनेरा जगत पढ़ रहे हैं, अब प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं, आगे कवक पढ़ेंगे, विषाणु, ये सब मिलाकर 3 जगत मिलाकर सवाल आपके पास 2 ही आएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में तो बहुत कम चीजें दे रखी हैं, एनसीईआरटी के सारे लक्षण तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त जो मैं बिंदु बता रहा हूं वो जरूर पढ़ लेना। लेकिन
जितना हम बता रहा हूं या जितना मैं बता रहा हूं उतना ही याद रखने की जरूरत है। इसके अलावा और कोई लक्षण देखने की दूर दूर तक जरूरत नहीं। सब काम के लक्षण हैं जो पॉइंट्स में मैं लिख रहे हैं, उदाहरण लिख रहे हैं। तो जो भाई हमने प्रोटिस्टा पढ़ा है ना, तो प्रोटिस्टा में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? प्रोटिस्टा में अपन ने क्राइसोफाइट्स की बात कर ली, डायनोफ्लैजिलेट्स की बात कर ली, और किसकी बात कर ली है? यूग्लिनॉइड्स की। बेसिक लक्षण याद रखने हैं। भित्ति किसमें है? बेसिक सवाल ही पूछते हैं। याद रखना, सवाल हमेशा आसानी आएगा, बस वो याद रहना चाहिए। यही सवाल आएगा, भित्ति किसमें है, भित्ति किसमें नहीं है। और अभी तो आसान लग रहा है सर, क्राइसोफाइट्स तो हम लिख देंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स हम लिख देंगे, यूग्लिनॉइड्स में नहीं होती हमें पता है। लेकिन आप सोचो, जब आपको एक बॉक्स में प्रश्न दे दिया जाएगा, बॉक्स में मोनेरा के उदाहरण भी होंगे, प्रोटिस्टा के उदाहरण भी होंगे, कवक के उदाहरण भी होंगे, और फिर आपसे संख्या पूछी जाएगी किसमें भित्ति है किसमें नहीं। हां, तब प्रॉब्लम आती है। अभी तो बहुत आसान है सर, इसमें भित्ति है इसमें नहीं, पर जब पूरा मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक आएगा तो फिर आपको ध्यान रखना होगा, यार मोनेरा में तो भित्ति होती है लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं होती। तो मोनेरा का माइकोप्लाज्मा है, उसमें भित्ति नहीं होगी। प्रोटिस्टा में, क्राइसोफाइट्स में होगी, डायनोफ्लैजिलेट्स। प्रोटिस्टा में यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, इसमें भित्ति नहीं होगी। और कवक में, सब में होगी। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं चीजें, इसलिए क्लासिफिकेशन को रोज बार बार पढ़ने की आवश्यकता होगी। ठीक है भाई, तो क्राइसोफाइट्स हमने देख लिया, डायनोफ्लैजिलेट्स देख लिया, यूग्लिनॉइड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? स्लाइम मोल्ड्स। तो चौथा हमारे पास क्या आएगा बच्चों? स्लाइम मोल्ड्स। अब स्लाइम मोल्ड्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? इनको हम मृतोपजीवी प्रोटिस्ट्स कहते हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं? सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स या मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्यों कहते हैं? हां, मालूम चल ही गया होगा, क्योंकि यह विषमपोषी है और विषमपोषी में भी मृत कार्बनिक पदार्थ से भोजन लेते हैं, है ना। तो स्लाइम मोल्ड्स में क्या याद रखना है? सबसे पहले तो इनमें कोशिका भित्ति है नहीं। अच्छा, एक चीज बच्चों, एक चीज और, हां, यहां पर यूग्लिना में इंपॉर्टेंट चीज याद रखना भाई, प्रकाश संश्लेषी तो हैं। प्रकाश संश्लेषी में वर्णक कौन से होंगे इनमें? तो यूग्लिना में प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होगा, ये जरूर याद रखना। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हमने ए और सी देखे थे क्राइसोफाइट्स में प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए और सी था। डायनोफ्लैजिलेट्स में भी प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए और सी थे। लेकिन यूग्लिनॉइड्स में प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए और बी हैं। मतलब किसके समान हैं? उच्च पादपों के समान है ना। सभी उच्च पादपों में जब हमने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था पादपों में, तो उसमें प्रमुख वर्णक तो क्लोरोफिल ए और उसके बाद क्लोरोफिल बी था। तो क्लोरोफिल ए और बी और किस में मिलेगा? यूग्लिनॉइड्स में। और क्योंकि यूग्लिनॉइड्स में प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं, इसीलिए इनमें वर्णक उच्च पादपों के समान होंगे। तो उच्च पादपों के समान वर्णक किसमें मिलेंगे? यूग्लिनॉइड्स में मिलेंगे। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड्स की बात कर रहे थे बच्चों। स्लाइम मोल्ड्स में पहला लक्षण तो हो गया कि इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है ना। कोशिका भित्ति तो शुरुआत के 2 प्रोटिस्टा में ही थी। याद कैसे रख सकते हो? कभी भूल जाते हैं ना सर कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति कितने शब्द हैं? 2। कोशिका भित्ति कितने शब्द हैं? 2। तो 2 शब्द हैं, तो पहले 2 प्रोटिस्टा क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स उसमें ही होगी। ठीक है, तो इस तरह से याद रखने का तरीका। तो कोशिका भित्ति तो इसमें एब्सेंट है, बिल्कुल सही, कोशिका भित्ति है नहीं। फिर ये सब विषमपोषी भी हैं, है ना, विषमपोषी हैं।
और विषमपोशी का मतलब ये मुख्य रूप से मृतोपजीवी है। और मृतोपजीवी का मतलब है ये भोजन कहां से ग्रहण करते हैं भाई? मृत कार्बनिक पदार्थ से। तो मृत कार्बनिक पदार्थ से भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। तो सामान्य दो लक्षण हमने देख लिए भाई। कौन सा? कोशिका भित्ति इनमें है नहीं, कोशिका भित्ति यूग्लिना में भी नहीं थी, इनमें भी नहीं है। और ये विषमपोशी हैं, मतलब मृतोपजीवी हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ से भोजन लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोशिका भित्ति का लक्षण नहीं है और विषमपोशी का लक्षण नहीं है। अब इसके बाद बच्चों, हां, स्लाइम मोल्ड्स के आगे वाले लक्षण वो अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम स्लाइम मोल्ड्स की भी बात करेंगे और आखिरी जो बच गए हैं प्रोटिस्टा में, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ और स्लाइम मोल्ड्स के जो बचे हुए लक्षण हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम प्रोटिस्टा भी कंप्लीट कर लेंगे। प्रोटिस्टा बहुत बड़ा किंगडम नहीं है, छोटा किंगडम है और उसमें बहुत कम विशेष लक्षण ही ध्यान में रखने हैं। जितने लक्षण हम पढ़ रहे हैं बच्चों वो बहुत हैं, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। तो याद सिर्फ ये रखना है दो मुख्य रूप से कि ये क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, ये सब प्रोटिस्टा जगत में आएंगे। दो शुरुआत के दो में कोशिका भित्ति होगी और ये प्रकाश संश्लेषी भी होंगे। यूग्लिना में भित्ति नहीं होगी, मिश्रित पोषण होगा। और स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ में भित्ति भी नहीं है और ये सभी क्या होंगे? विषमपोशी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में स्लाइम मोल्ड्स के और लक्षणों की और प्रोटोजोआ की बात करेंगे, प्रोटोजोआ के अलग अलग वर्गों की, और प्रोटिस्टा जगत हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। धन्यवाद।